दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 यानी जो ये रेगुलेशन कानून था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 13 जनवरी को ये आया था, याद रखें। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज यानी 29 जनवरी है, आज स्टे कर दिया, उसको रोक दिया। और इसके साथ ही उसने ये कहा है कि भाई इसको सरकार जो है ये नए प्रावधान लाए, नए ढंग से उसको ड्राफ्ट करके, मतलब इस तरह से उनका कहना है कि आप एक अल्टरनेटिव ड्राफ्ट लेकर आइए, हम उस पर बात करेंगे। और 19 तारीख को, 19 मार्च को अगली तारीख है यानी फरवरी में नहीं, मार्च में। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि 2012 का जो यूजीसी का रेगुलेशन प्रावधान है वो लागू रहेगा। यानी उस वक्त जो इसको लेकर लाया गया था एक रेगुलेशन नियम, वो लागू रहेगा। दरअसल उसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे 2026 का ये नया कानून लाया गया, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार उसमें किया गया था। जो चीजें उसमें नहीं थी वो जोड़ी गई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जो इस कानून में डिलीट हो गई थी, यानी वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, पिछले 5-7 दिन से जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, जो एक आंदोलन नुमा एक बवंडर चल रहा था, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि भाई जो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी के नौजवान हैं, उनको लग रहा था कि उनके विरुद्ध कोई गहरी साजिश हुई है यूजीसी के इस विनियमन में, और इसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। इस तरह का एक माहौल बना था। देश का जो नेशनल मीडिया कहलाता है, खासकर जो टीवी पूरम है, वो भी इस पर पहली दफा सरकार के इस रेगुलेशन पर बोल रहा था, उसके खिलाफ बोल रहा था। बड़ी दिलचस्प बात है कि सरकार ने लाया, सरकार का मतलब यूजीसी, यूजीसी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो है, लेकिन आप जानते हैं कि इस सरकार में कितना इंडिपेंडेंस, कितनी ऑटोनॉमी अलग अलग बॉडीज को है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा ये कानून आया था जो सरकार में, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके तहत आया था, लेकिन सरकार में बैठे जो राजनीतिक लोग हैं उन्हीं के लोग सड़क पर विरोध भी कर रहे थे, और अब ये फैसला आ गया। तो हम इसी विषय पर आज बात करने जा रहे हैं, इसके क्या इंप्लीकेशन है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ शीतल पी सिंह हैं, देश के जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार, और हमारे साथ मुकेश कुमार जी हैं, मुकेश कुमार एडिटर सत्य हिंदी हैं। प्रोफेसर मुकेश कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आपको जल्दी है, हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले को जो आज आया है उसको कैसे व्याख्यायित करेंगे? बिल्कुल आसान भाषा में हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताइए। उर्मिला जी, मैं इस फैसले को कई एंगल से देखना चाहता हूं। पहला तो ये है कि ठीक है, कुछ लोग याचिका लेकर गए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि वो उनकी शिकायत को सुने, उस पर विचार करे। लेकिन मुझे इस सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां ऐसी सुनने को मिली जो मसलन एक टिप्पणी उनकी ये थी कि ऐसे नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और कैंपस में अमेरिका की तरह नस्ली विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे कैंपस में ये विभाजन ऑलरेडी है और इस विभाजन की वजह से उत्पीड़न हो रहा है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि कड़े कानून बनने चाहिए, कड़े नियम बनने चाहिए थे। 2012 के नियम को अपर्याप्त माना गया था, और जब रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां गई थी पीआई लेकर, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कड़े कानून बनाइए। और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, यूजीसी ड्राफ्ट करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर विचार करती है, फिर अपनी सिफारिशें देती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार नोटिफाई करती। तो ये पूरी एक प्रक्रिया थी, ऐसा नहीं था कि हवा में बन गया था कानून। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने देखते ही खारिज कर दिया कि ये तो अस्पष्ट है, इसकी भाषा साफ नहीं है, इसमें ये गड़बड़ियां हैं, ये कानून वेग है। तमाम तरह की चीजें एक झटके में गिनाकर
उसे उसको स्टे कर दिया। एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की लीजिए। वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कह रहे हैं, कैंपस के अंदर अगर ऐसी स्थिति होगी तो बाहर समाज कैसे एकजुट होगा? हमें जाति रहित समाज की ओर बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। अब इसका क्या मतलब है? जाति रहित समाज नियम बनाने के मतलब क्या है, मकसद क्या है? हमारा मकसद इस तरह के नियमों की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कैंपसेस में भेदभाव है, उत्पीड़न है, और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 118% की बढ़ोतरी हुई है। लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, और इस वजह से खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस तरह के कानून की जरूरत है। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कह रहे हैं कि जाति रहित समाज बनाना है तो इस तरह के नियम कानून की ये उसमें बाधा है, इस तरह से पेश कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक और सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा, जो आमतौर पर जो अपर कास्ट के लोग तर्क देते हैं, बिल्कुल भोला तर्क, कि कहाँ है जाति, अब तो जातिवादी सब खत्म हो गई, अब उसका तो कोई असर ही नहीं है। तो कोर्ट कह रहा है, भगवान के लिए ऐसा मत करो, हम सब साथ रहते थे, अंतर जातीय विवाह भी होते हैं, शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। अंतर जातीय विवाह होते हैं तो क्या होता है ये भी हम देख रहे हैं कि अगर दलित किसी ब्राह्मण या किसी अपर कास्ट की महिला से शादी कर ले तो ऑनर किलिंग होती है, कई केसेस ऐसे देखे हैं। तो एक तो जो हमारे समाज की रियलिटी है उससे दूर है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, अगर उसे इस कानून में कमियां दिख रही हैं, और किसी भी कानून में कमियां हो सकती हैं, यूएपीए के कानून में कमियां नहीं है क्या? पीएमएलए के कानून में कमियां नहीं है क्या? दहेज उत्पीड़न के कानून में कमियां नहीं है? कमियां हैं, लेकिन उनको निरस्त या रद्द तो या स्टे तो नहीं किया गया। आप कानून को बरकरार रखते, सुनवाई जारी रखते, फिर जो सुझाव आते उनको आप लागू करते। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सड़कों पर हंगामा मचाया अपर कास्ट के लोगों ने, या तो उनको संतुष्ट करने के लिए या उसके दबाव में या सरकार को मुसीबत से निकालने के लिए एक इस तरह का तुरंत फैसला दे दिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही फैसला है। दूसरे पक्ष को सुने बिना, और इंदिरा जयसिंह ने ये बात कही कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरे पक्ष को सुनिए आप, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में ये फैसला आया है और कितना न्याय संगत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सही है कि अन्य पक्षों को भी सुना जाना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट की किसी मंशा पर शक नहीं करते। उनके फैसले को निराशाजनक जरूर समझते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी हम समझते हैं। लेकिन शीतल पी सिंह, आपको कैसा लग रहा है ये फैसला? देखिए, पिछले दौर में बल्कि ये मोदी जी के शासनकाल में कुछ ऐसे फैसले आए हैं लगातार जो ये इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि एक, या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में के बारे में जो 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्किंग जजेस ने कहा था, उन बातों में सत्यता है, और जो बहुत रिटायर्ड जजेस बाहर से आके कह रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद वहां से, और बहुत सारे बड़े सीनियर वकील बार बार कहते रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत भिज्ञ नहीं हैं तो उसको हम समझना चाहते हैं एक्चुअली, कि 2 चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो विविधता की कमी है और जिसकी वजह से वो एक तरह का हो रहा है, और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी इस लिहाज से उसमें वो नहीं आ पा रही जो समाज की रियल है, जिस पे अभी मुकेश जी ने इशारा किया, जायज इशारा किया। इसलिए अब हम उनके कुछ उन फैसलों पे जाते हैं जिनमें उन्होंने इसी तरह समरसॉल्ट किया है। ये फैसला जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के अपने इसी बेंच द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर आया है। नंबर 1 तो ये, इसकी सुनवाई यही सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। इसने सितंबर में ये इसको कहा था कि सारे स्टेक होल्डर से बात करके आप रेगुलेशन लाइए। स्टेक होल्डर्स के रूप में संसद की संसदीय समिति ने इस पर विचार किया, जिसमें एनडीए के ज्यादा लोग थे, रविशंकर प्रसाद समेत, जो वकील हैं, और उन लोगों ने विचार करके यूजीसी को एक डायरेक्टिव डिटेल्स बना के दिया। उसमें बहुत सारी बातें भी इसमें ली ही नहीं गई हैं। उनका तो ग्रज ये है कि ये ढंग से बना ही नहीं उस लिहाज से,
एग्जैक्टली। इतने पर ही जो हुआ, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, उसी कोर्ट में उन्हीं जज साहब ने, और उनके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिस पे मैं बाद में आता हूं। अब आप एक चीज देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट पिछले 6-7 सालों में क्या कर रहा है, जिसमें खासकर तो इधर 2 सालों में, लेकिन पहले भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में SC एक्ट पे एकाएक एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। एक पिटीशन थी, जैसा होता है, ले ली, और 2018 में इन्होंने 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात को लेते हुए उसमें चेंजेस के ऑर्डर दे दिए। तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी केवल संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बाद हो सकेगी, गैर सरकारी व्यक्ति की गिरफ्तारी SSP DSP स्तर के अधिकारी से अनुमति के बिना नहीं होगी। धारा 18 कोर्ट ने कहा प्रामा फेसी झूठा लगे वहां एंटिसिपेटरी बेल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता, इत्यादि करके उन्होंने उस कानून को बदल दिया। उसके आप कह सकते हैं जो टीथ थे उसमें उनको हल्का कर दिया। इस के खिलाफ चूंकि दलित और आदिवासी समाज, आदिवासी तो कम, लेकिन दलित समाज जो है वो अधिकारों को लेकर तुलनात्मक रूप में जो हमारे यहाँ वो हिस्से हैं समाज के जो उत्पीड़ित हैं, चाहे छुआछूत से उत्पीड़ित हो, चाहे वो आर्थिक रूप से उत्पीड़ित किए गए हों, चाहे जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित हों, जो भी उत्पीड़न के बहुत सारे हमारे प्रकार हैं, उनमें जो लोग प्रभावित हैं, उसमें अम्बेडकराइट समाज एक ऐसा है जिसने विचारधारा के स्तर पर इससे मतलब संविधान की रोशनी में संघर्ष करके अपने हक के लिए अपने को आगे किया है। उनमें वैचारिकता है और उन्होंने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या हुआ? अगर कोई चीज ऐसी है जो न्याय संगत नहीं है, वो लोग उतरे। 2000 अप्रैल में भारत बंद हुआ, 12-13 लोग या 17 लोग मारे गए थे, उसमें गोलियां चली बहुत जगह। इस तरह से आंदोलन नहीं करने दिया जैसे अभी करने दिया सवर्णों को कि वो प्रधानमंत्री को तेली कह रहे हैं, और वो जो और कहीं कोई इंटरनेट बंद नहीं हुआ इस किसी आंदोलन में, कहीं लाठीचार्ज तक नहीं हुआ, सब जगह प्रदर्शन हुए, सब जगह प्रदर्शन करने दिए गए। सारे टेलीविजन चैनल जो वेपनाइज्ड हैं उनको सबको छोड़ दिया गया कि वो इस आंदोलन को हवा दें। ये संभव नहीं है कि अगर इसमें सरकार की इच्छा न हो तो कोई ऐसा कर सकता है। वो चैनल जिनका हम अतीत देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, वो अपने मन से ऐसा कर लेंगे, इच्छा उनकी होगी, लेकिन अगर वहां से अनुमति न होती तो 1 सेकंड न कर सकते थे। उन्होंने खूब इसको प्रचार, मतलब इस आंदोलन को बड़ा करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन न आंध्र प्रदेश में, न तेलंगाना में, न कर्नाटक में, न केरल में, न तमिलनाडु में, न महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्सों में कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान में कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ और बिहार में सबसे ज्यादा हुआ, 2 राज्यों में, और बाकी मध्य प्रदेश में भी बहुत थोड़ा सा हुआ। इतने भर से हमने देखा कि यह फैसला पलट गया। अब मैं फिर उसी केस पे आता हूं। जब दलित आदिवासी उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ निकले, वो तो मारे गए आंदोलन करने में, तो सरकार को समझ में आया कि ये तो उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने अगस्त 2018 में संसद में उस फैसले को पलट दिया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में उस पलटे हुए फैसले पे अपने आप को पलट लिया। ये मैं इस पे आना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। राम जेठमलानी साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था, उनके शब्द हैं इसलिए मुझे माफ करेंगे, उन्होंने कहा था कि अब हम लोग जो जुडिशियल मेरिट है उसको लूज कर चुके हैं, हमारे पास मेरिटोरियस जजेस ही नहीं है। ये उनका कहना है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा क्यों ऐसा हो रहा है सर? कहा मैं तो जाऊंगा नहीं जज बनने। और 2-3 नाम लिए उन्होंने, उनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं कि वो भी नहीं जाएंगे, उनकी करोड़ों की प्रैक्टिस है, हम जज बन के वहां कौन बैठे। तो हमारी जुडिशरी अपने बहुत सारे फैसलों से और खुद जुडिशरी के लोगों द्वारा स्वीकार किए गए वक्तव्यों से, जैसे अभी जस्टिस, अभी तो वर्किंग है, जस्टिस भुइयां ने 2-3 उसमें कहा है, संशोधनों में बहुत गंभीर चीजों पे उठाया है। और एक और जो महिला अकेली जस्टिस हैं, जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने 2 जो मुख्य बातें कही हैं वो इनके संदर्भ में मैं देखता हूं, लेकिन अभी पहले और आपको रेफरेंस दे दूं। अब आप एक दूसरा रेफरेंस 2025 अगस्त में स्ट्रेट डॉग पर एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2000 अपने सुओ मोटो लेके जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने लिया कॉग्निजेंस की ये रेबीज वगैरह का बहुत केसेस हो रहे हैं, बच्चों को काट खा रहे हैं, या आवारा जो जानवर हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, इनके बारे में सरकार तुरंत इनको तो निरोध करे और मतलब इनको बंद करे, ये सब करे। ये फैसला आया।
तुरंत इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल लवर कहलाते हैं, उनका नेशनल आउटरीच हुआ। वो तो बहुत ही एलीट क्लास है, लेकिन हुआ। उसके आउटरीच के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बाद में 3 जजेस की दूसरी बेंच से बैठ के उसको उलट लिया, उसमें परिवर्तन कर लिए। अब आप तीसरा देखिए, अरावली हिल्स पे नवंबर 2025 में एक फैसला आया और सरकार को 100 मीटर तक वो पहाड़ों को काटने की अनुमति और उसको यूज करने की अनुमति दे दी। पूरा राजस्थान निकल के सड़क पे आ गया, आंदोलन हुआ। उसके बाद जब वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको दिसंबर में विड्रॉ कर लिया, अपने फैसले को स्वयं, उससे बड़ी बेंच बना के। ऐसे ही आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस का एक एक्ट मई 2025 में आया, उस पे जब हल्ला मचा सारी देश दुनिया से, तो नवंबर 2025 में आपने उसको रिकॉल कर लिया। अब इस पे आ जाते हैं, ये आप ही सुनवाई कर रहे थे, यही चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई भी कर रहे थे। पहले इसमें भुइयां साहब थे, जब डायरेक्शन के लिए पहला आदेश जनवरी में हुआ है 2025 में, तो उसमें जस्टिस भुइयां थे। हम कह सकते हैं कि वो एक इस तरह के हमने देखा है उनके फैसलों में, उनके बोलने में, उनके चालने में कि उन्होंने उसकी गंभीरता को लिया उस विषय को। लेकिन वो जूनियर जज थे, सीनियर जज तो सूर्यकांत साहब ही थे। तो ये डायरेक्टिव पे काम आगे बढ़ा। सितंबर में यही बागची साहब जो आज की बेंच में थे, ये दोनों आप और चीफ जस्टिस ही बैठे थे, आप ही लोगों ने इसको कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके रेगुलेशन निकालिए। उसके बाद स्टेक होल्डर्स जैसे हैं, संसद में एक समिति है, वो स्टेक होल्डर मानी गई और उसने वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसने चीजें तय करके आपको दी। और अब आपने एक आंदोलन, पता नहीं इसे सरकार ने प्रायोजित किया, क्योंकि संदेश जो मैंने पहले व्यक्त किए हैं, जिस तरह से मीडिया कवरेज, जिस तरह से इनको रोकने की कोई कोशिश न होना, जिस तरह से इनको इवन सरकारी संपत्ति को तोड़ने फोड़ने देना, प्रधानमंत्री को नाम लेके गाली देना, जाति सूचक गाली देना, माँ बहन की गाली देना, ये सब करने दिया गया। कोई इंटरनेट प्रतिबंध नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी आंदोलन को हमने ऐसे करते हुए नहीं देखा। आज अगर पिछड़ी जाति के लोग आ जाए तो अभी उन पर गोलियां तक चल जाएंगी। नहीं, देशद्रोह का मामला चल जाएगा, देशद्रोह का। पिछड़ी जातियों के बच्चे यूपी में वो जेएनयू में जब नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब कितना हंगामा मचा था। और यही आंदोलन में नारे बिल्कुल एफआईआर हुई, और ये खुल्लम खुल्ला नारे लग रहे थे इस तरह के, कुछ नहीं हुआ। लगे हैं। और इसमें तो जाति सूचक तो सीधे हमारा एक ऑफेंस है, ये हमारे कानून कायदे के तहत। अगर आप किसी को, और वो भी अगर पिछड़ी जाति से है, प्रधानमंत्री को दिया गया, किसी छोटे को नहीं, कोई मुकदमा कहीं दर्ज नहीं। तो ये चीजें बताती हैं कि इसके बाद अब आज कोर्ट, उसी कोर्ट ने आज कह दिया कि साहब ये अब उनकी भाषा दूसरी है। तो हम एक बहुत ही कठिनाई के दौर में है। अब ये प्रश्न निश्चित तौर पर बड़ा हो गया है, क्योंकि इस तरह के फैसले समाज के उन हिस्सों में जिनकी आवाज नहीं है, कई कारणों से, ऐतिहासिक कारण है, उनके अंदर वैचारिकता नहीं है, उनके अंदर उनके लीडरशिप जो है कमाल है। मतलब मैंने इस पे बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों के बयान सुने हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति की ही रोटी खा रहे हैं और उसी का सब, लेकिन वो ऐसे बयान गोल मोल देते हैं कि पता नहीं लगता कि वो कहाँ है। वही गाय भी हो, बैल भी। सरकार नाराज ना हो जाए, सरकार नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, और कथित सवर्ण उनके साथ हो। वो अजीब समस्या है। तो ये एक इस तरह के कलाकार लोगों की वजह से इस पूरे समाज में जो आधी आबादी से भी ज्यादा है, ढंग से वैचारिक नेतृत्व उसका नहीं है, और ईमानदार और कद्दावर नेतृत्व ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिस तरह की समस्याएं हैं, अम्बेडकराइट तो लड़ते हुए मिलते हैं, उनको सैल्यूट है, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो सामाजिक न्याय की ताकत से जिनको ताकत मिली राजनीतिक, मैं कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद ये बात फिर से उभर के आई है कि जुडिशरी में जब तक जो दूसरे सेक्शन है समाज के, उनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये एक बड़ा उदाहरण है कि जब एक इन कम्युनिटी के से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में जाता है तो किस तरह से पूर्वाग्रह दुराग्रह देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है। इसीलिए जुडिशरी में जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो एक बार फिर से सोचनी पड़ेगी। और ये एक बहुजन समाज के सामने अब एक प्रश्न है कि अगर वो अपर कास्ट अपनी दादागिरी के चलते अपनी जो ताकत मुखरता है और जो उसे मीडिया और पूरे सिस्टम का सपोर्ट मिलता है उसके चलते न्यायालय तक पर दबाव बना सकता है,
उस दबाव उससे कैसे लड़ेगा, मतलब लड़ने की मतलब हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका एक लोकतांत्रिक जवाब उसे देना पड़ेगा, उसे भी खड़ा होना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा के लिए अगर कुछ नियम कानून बन रहे हैं और सिर्फ इसलिए उनको खारिज कर दिया जाएगा किसी भी आधार पर, कोई भी मतलब जो कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या उसने देखा है कि जो अपराध हो रहे हैं इस वर्ग के खिलाफ, क्या उसके आंकड़े क्या कहते हैं, कोई एम्पिरिकल डाटा उसने देखा है क्या? क्या उसने पिछड़े वर्गों की, दलितों की चिंताओं को सुना है, समझा है? अगर वो नहीं सुनवाई हो रही है और एक तरफा फैसला सुना दिया गया स्टे का, तो इस सूरत में जो बहुजन समाज है उसके सामने रास्ता क्या है? नहीं तो बीजेपी केंद्र सरकार इस्तेमाल करना चाहती है इस मसले का, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें है, पीछे कहीं ना कहीं चल रही है, वो उस पॉलिटिक्स में ना फंसे, ये भी देखना पड़ेगा। और जो अधिकार मिल रहे हैं, मिलने चाहिए, उनको छीना जा रहा है, जो थोड़ा बहुत आता है हाथ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कमेटी बनी भी है, जैसा अभी शीतल जी ने भी कहा कि वो भी उतनी पावरफुल नहीं है कि उसमें बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे वो। 95% इंस्टीट्यूशन के हेड्स तो सवर्ण ही हैं, वही कमेटी का गठन कर रहे हैं, वही सारी चीजें तय कर रहे हैं, उसमें भी उनके कोई जरूरी नहीं कि उनको 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 सुरक्षा मिल ही जाएगी। तो ये चीजें, ये दबाव, ये लड़ाई यहाँ आकर खत्म नहीं होती, ये तो निरंतर लड़ने वाली लड़ाई है, हर मोर्चे पर लड़ने वाली लड़ाई। बहुत सारे एंकर्स के आप देखिए किस तरह के, बिल्कुल उनका जातिवाद खुलकर सामने आ गया। मतलब एक एंकर तो ये कह रही है कि अब ये आ गया कानून तो सब लोग देश छोड़ के चलो, बाहर जाओ, विदेश चले जाओ। आप सोचिए, आप, और ये कोई मुसलमानों की बात नहीं हो रही, उर्मिला जी, खास बात ये है कि ये बात हिंदू समाज के ही अंदर की बात है। ये ओबीसी, ये दलित आखिरकार हिंदू हैं, आप हिंदुओं को भी सुरक्षित करने के जो उपाय हो रहे हैं वो भी आपको मंजूर नहीं है। तो काहे की हिंदू एकता, काहे के हिंदू हिंदू भाई भाई, ये कौन सा हिंदुत्व है जो अपर कास्ट को खड़ा कर रहा है बाकी समाज 80-85% समाज के खिलाफ? उनको कुछ हक मिल जाए, उनकी कुछ हिस्सेदारी बढ़ जाए समाज में, वो शिक्षित हो जाएं, नौकरियों में लग जाएं, हर जगह वो अड़चन खड़े कर रहे हैं। आरक्षण से उनको दिक्कत है, इनको कोई कानून बन जाए इनकी सुरक्षा के लिए, उससे दिक्कत है। तो दिक्कतें वो 10-12-15% के लिए दिक्कतें ही दिक्कतें हैं इस 85% आबादी से। और इसमें, इस कानून में न केवल इन 3 बल्कि महिलाओं को भी जोड़ा गया, जेंडर भी जुड़ा है, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, इसमें जोड़ा गया है, जबकि 2012 में नहीं था ये। बिल्कुल। तो उनके साथ भी वो अत्याचार या उत्पीड़न उनका होता है, उनको भी सुरक्षा देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एक चीज उठा ली और शुरू हो गए। और देखिए कितना हंगामा खड़ा कर दिया, पूरा देश उबाल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट, आमतौर पर ऐसे तुरंत सुनवाई तो नहीं होती है, कोई और दूसरा वर्ग जाता तो डेट मिल जाती है आपको 2 महीने बाद की। 5 साल से उमर खा जेल में है, क्या हो रहा है उनका? तो वहां अन्याय नहीं दिख रहा है किसी को। इस तरह के जितने भी केसेस हैं, हमारा समाज, ये पढ़ा लिखा जो अपर कास्ट है, उसको वो अन्याय नहीं दिख रहा है। ये इससे उनको आशंका है कि उनके खिलाफ अन्याय हो जाएगा, और इस आशंका के बल पर वो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो ये पूरी परिस्थिति को, पूरे समाज के हालात को हमारे सामने रखता है कि अभी भी हमारा समाज कहाँ खड़ा है। अभी भी वो जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वो अपने हाथ से सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है, थोड़ा सा भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि उसे लग रहा है कि इन 11 वर्षों में उसकी स्थिति जो मजबूत हुई है वो भी कहीं थोड़ा बहुत ना हाथ से फिसल जाए। और आप देखिए, चूंकि बीजेपी बढ़िया ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती रही है और वो वर्ग ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, और वही उसे ये लग रहा था कि ये क्या उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं मोदी जी।
अगर मोदी और मोदी सरकार के प्रति इस तरह का नजरिया था, तो इसलिए भी था कि उस वर्ग को लग रहा था, अरे ये तो हमारी अपनी सरकार थी, हमारे लिए इसको काम करना चाहिए, वो उनके लिए क्यों काम कर रही? उनका क्यों? अब मोदी जी की मजबूरी है कि चुनाव जीतना है, तो उन्हें तो 85% में भी जाना पड़ेगा, उनके लिए भी कुछ करते हुए दिखना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो बौखलाहट थी और ये कसमसाहट थी, वो इस बात की भी थी कि ये तो हमारा समय आ गया है, ये समय तो हमारा है, हमारे लिए काम होना चाहिए। मोदी जी ने तमाम चीजें की उनके लिए, मंदिर बनवाए, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, उसको संतुष्ट कर, ईडब्ल्यूएस दिया 10%। बिल्कुल पूरा महिमा मंडन हो रहा है उसका, उस पूरे मनुवाद जिसको कहते हैं हम लोग, इस दौर में भरपूर उसको स्थापित प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन उनको और चाहिए, पूरी जैसी 2500 साल पहले सत्ता थी वैसी पकड़ चाहिए, वैसे ही वो पूरी जाति व्यवस्था हो कि जो निचले वर्ग हैं वो उनकी सेवा ही में रत रहे, उससे ज्यादा की अपेक्षा न रखें। जी शीतल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आज के डायरेक्टिव जो भी दिया है, उसने डायरेक्शन दिया है, इससे पहले एक बात बड़े स्तर पर मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, केवल जो पैरेलल मीडिया अपने को कहता है, वैकल्पिक मीडिया जो कहता है, उसके बड़े संपादकों ने, उस पर आने वाले बड़े मूर्धन्य पूर्व संपादक जो मेहमान के तौर पे आते हैं, उन्होंने एक लगातार इस बात को प्रचारित किया कि ये जो कमेटियां इसमें बनी हैं, खासकर इक्विटी कमेटी के बारे में, कि उसकी संरचना एससी एसटी ओबीसी द्वारा डोमिनेटेड है। अब आप देखिए कि मैंने अनेक लोगों से यह सुना कि वो कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी में तो सारे वही लोग हैं, तो अपर कास्ट के खिलाफ ये जजमेंट देंगे, उनके खिलाफ ये माहौल बनाएंगे, तो ये तो बिल्कुल आई मीन कास्ट बायसेस से भरी हुई कमेटी है। जबकि इक्विटी कमेटी की जो संरचना है, उसमें संस्था का प्रमुख अध्यक्ष होगा, 3 वरिष्ठ प्रोफेसर उसमें होंगे, एक कर्मचारी सदस्य होगा, प्रोफेशनल अनुभव के 2 नागरिक भी उसके सदस्य होंगे, आम नागरिक, 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे जो प्रतिभाशाली हों, अपने क्षेत्र में खेलकूद में आगे हों या किसी विशेष उनकी कोई योग्यता हो। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिला प्रतिनिधि होंगे, ये विशेष आमंत्रित होंगे। ये है इक्विटी कमेटी की संरचना। लेकिन प्रचारित यह किया गया है कि ये तो एससी एसटी ओबीसी डोमिनेटेड कमेटी होगी। अब आप बताइए कि विश्वविद्यालयों में 80% प्रोफेसर अगर अपर कास्ट के हैं, वाइस चांसलर में 90% से ज्यादा अगर वाइस चांसलर जो संस्था के अध्यक्ष हैं वो अपर कास्ट के हैं, तो फिर कैसे ये लगातार कहा जा रहा है, और इसका असर जाहिर है समाज के ऊपरी तबकों पर पड़ता है, निर्णय लेने वाले लोगों पर पड़ता है। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि मीडिया में हर स्तर पर यह प्रचारित किया गया है, न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया, न केवल टीवी पुरम, बल्कि अल्टरनेटिव मीडिया में भी, सो कॉल्ड लिबरल्स के मीडिया में भी। भाई ये मीडिया भी 85% 90% सवर्णों से भरा हुआ है। सवर्ण शब्द या अपने को बड़ा समझना एक सामान्य समाज में तो ये एक विकृति है ना। तो जब समाज विकृति से ही बना हुआ है, ये नॉर्मल है ही नहीं, ये है ही अब नॉर्मल। शुरू ही हो रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं, वीडियोस देख लीजिए कि गधे को घोड़ा बनाएंगे हम, गधों को घोड़ा बनाएंगे हम। लड़ाई ये हो रही है भाई, तो आरक्षण से लड़ रहे हैं, वो भूमि सुधार से लड़ रहे हैं, वो लेबर यूनियन बनने से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र से लड़ रहे हैं, वो किसी भी किस्म के अफर्मेटिव एक्शन से दुनिया भर में लड़ रहे हैं भाई। तो ये लड़ाई यहीं थोड़ी हुई है, नस्ल पे अमेरिका में हुई, ब्राजील में हुई रंग पर, साउथ अफ्रीका में गोरे काले पर हुई, या हम मलेशिया में हुई मलय नागरिकों और वर्सेस चाइनीज और इंडियन नागरिक, तमिल नागरिकों के खिलाफ। ये भेदभाव की लड़ाई तो उसके अतीत है, और सब जगह अफर्मेटिव एक्शन लेते समय एग्जैक्टली यही तर्क आए। कल मैंने एक लेख लिखा है इस पे, ये रेफरेंस निकाल के, इन सब जगहों में यही तर्क है, मेरिट सबसे पहले और हमारे साथ क्या है।
यानी जो अन्याय के पूरे पायदान पर खुद बैठा हुआ है, वो सब कहता है कि चीजें मेरे साथ वो कह रहा मेरे साथ अन्याय हो जाएगा फ्यूचर में। तो अभी तो मुकदमा हो रहा है पायल तड़वी जिसने आत्महत्या की इस कारण से, और रोहित वेमुला की मां की, दोनों की माओं की पिटीशन पर यह बात आई है। दो वहां विक्टिम हैं। प्रैक्टिकल, तुम तो जो विक्टिम हैं उनके लिए चले मुकदमे में, फ्यूचर में एक स्पेकुलेटिव विक्टिम्स की लड़ाई लड़ रहे हो। कमाल है। और जो विक्टिम है उनकी लड़ाई को जमीन के नीचे दबा दे रहे हो, उसको कुचल के बढ़ जाना चाहते हो एक स्पेकुलेटिव झूठ पे। मैं बिल्कुल आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए अपने देश में जो इस वक्त एक बात आपके पूछे बिना कह देना चाहता हूं। जी जी भाई, हमारे देश की पिछड़ी जातियों, अगर तुम जो वर्तमान तुम्हारे नेतृत्व हैं, अगर तुम इन्हीं के फंदे में रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भविष्य है। मैं बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं, मेरा कोई तुमसे न इसमें इंटरेस्ट है, न मुझे राजनीति में कुछ बनना है, न कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक अनुभव है मेरा, और मैं इस कड़वाहट को व्यक्त किए बिना नहीं इस कार्यक्रम में छूटना चाहता था, क्योंकि जो चीजें मैंने चारों तरफ देखी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उर्मिलेश जी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो मुझे अम्बेडकराइट्स को सैल्यूट करने का मन होता है। दे आर ग्रेट। इस विषय पर फिर हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि हम एक खास विषय पर बात कर रहे हैं तो एक सवाल जरूर हम पूछना चाहेंगे बिल्कुल लास्ट में, और संक्षेप में ही जवाब, कि ये एक पहलू है। अब 19 मार्च को इस पर सुनवाई होगी, क्या होगा हम नहीं जानते। 2012 का जो रेगुलेशन है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लागू रहेगा। उसमें 3C का सवाल उठा था कि 3C बड़ी उस पर सबसे अधिक ऑब्जेक्शन गया था इस उसमें, और उसमें ओबीसी वगैरह का नाम नहीं है, महिलाओं का नहीं है, दिव्यांगों का नहीं है। तो वो भी एक पहलू है। लेकिन हम एक इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर की जो सीटें हैं यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वो 80% ओबीसी की सीटें रिक्त पड़ी हैं, यानी बैकलॉग है। 83% पोस्ट जो हैं एसटी की खाली पड़ी हैं, वेकेंट हैं, और 64% सीटें एससी कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व थी वो वेकेंट पड़ी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह भी एक तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार है कि आप पोस्ट हैं लेकिन आप उनको अपॉइंट नहीं होने दे रहे हो, एनएफएस कर रहे हो, और ओबीसी कम्युनिटी के इसीलिए 4.1% लोग पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एससी कम्युनिटी के 6.9%, एसटी के 1.5% और अपर कास्ट के 80%, यानी 10 से लेकर 12% जो अपर कास्ट हिंदू है उसके 80%। तो इस सिनारियो को क्या आपको नहीं लगता कि जो दूसरा पक्ष है उसको मानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, पार्लियामेंट के समक्ष, पॉलिटिकल सिस्टम के समक्ष शिद्दत के साथ रखना चाहिए, पुख्ता ढंग से रखना चाहिए, ताकि डिस्कोर्स को एक नया आयाम मिले? क्या सोचते अरे हैं? वो सबसे पहले अपने समाज के समक्ष तो रखे ईमानदारी से। बिल्कुल। वो तो खुद ही मंदिर मंदिर बनाता घूम रहा है, बाबाओं के कोई चरण चूम रहा है, कोई उन्हीं बाबाओं में पॉलिटिक्स कर रहा है। वो तो जो ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल लेके उसने किस गांव में कितनी बार पंचायत की, कितने गांवों में की इस देश के 6 लाख गांव में, वो कहाँ गया उनके सामने? वो तो बैठा रहता चुनाव में, हेलीकॉप्टर और उसका इंतजाम कैसे होगा और वैसे क्या होगा, हवाई कैसे क्या करेगा, ठीक चुनाव के वक्त टिकट बांटने में पैसे कहाँ से ले लेगा। तो ये सब कर रहा है भाई, कमाल किए हुए वो। उसको इन सब समस्याओं की परवाह होती तो ये समस्याएं इस तरह से बनी रहती। इस देश की आधी आबादी की ये समस्याएं हैं, और ये आंकड़ा है जो आप बता रहे हैं, और इसके बावजूद ये बना हुआ है और वो भी कायम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बहुत एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, मैं इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपने हमारी चर्चा सुनी डॉक्टर मुकेश कुमार और शीतल पी सिंह की। जरूर बताइएगा आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और फिर एक बार अनुरोध करेंगे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लगातार आपकी आलोचना, आपकी प्रशंसा, आपका स्नेह हमें जरूर इनकरेज करेगा कि हम और बेहतर कुछ करते रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।